आज हम वाक्य की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो वाक्य जिसकी परिभाषा है शब्दों एवं पदों के व्यवस्थित समूह जो अर्थ देने की शक्ति रखते हैं, वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य के आप सब जानते हैं दो अंग होते हैं। उद्देश्य जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, दो भेद हैं इसके। जिसमें पहला भेद है अर्थ के अनुसार और दूसरा भेद है रचना के अनुसार। कक्षा 9वीं क्लास में, कक्षा 9वीं में आप लोग अर्थ के अनुसार इसके 8 भेद पढ़ चुके हैं। वो आपके पिछली कक्षा का पाठ्यक्रम था। अब हम आते हैं 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर, जिसमें रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। जिसमें है पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार रचना के आपको 3 भेद मिलेंगे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब अगर हम इन तीनों वाक्यों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में परिभाषा है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। आपको ऊपर पढ़ाया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। तो इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक क्रिया यानी एक प्रेडिकेट रहता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कर्ता इसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्रिया है वे एक ही मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा होगा। अब इसमें हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण लेती हूँ। इंद्र प्रकाश को पुस्तकें दो। यहाँ पर 2 क्रिया है, ठीक है। ये 2 क्रिया इस सेंटेंस में एक ही क्रिया है, इसलिए एक क्रिया का वाक्य सरल वाक्य है। नेक्स्ट है बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। अब इसमें आप देखेंगे जो चलाई शब्द है एक ही क्रिया है। बस ड्राइवर ने बस चलाई है, बहुत तेज चलाई है। चलाई शब्द एक ही है, क्रिया एक ही है। तीसरा, लक्ष्मी नारायण
ने जगह खरीदकर मकान बनवाया। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे खरीदना और बनवाना दो क्रिया हैं, परंतु जो मुख्य क्रिया है वो है मकान बनवाना, और एक ही मुख्य क्रिया के साथ दोनों क्रियाओं को जोड़ दिया गया है। एक ही मुख्य क्रिया के साथ लक्ष्मी नारायण और जगह दोनों को जोड़ दिया गया है। जगह खरीदी गई है, लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया है, लेकिन इन दोनों जो कर्ता थे लक्ष्मी नारायण और जगह, दोनों को ही एक मुख्य क्रिया बनवाया के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा सरल वाक्य है। पतंग उड़ते उड़ते तार से अटक गई। इसमें भी एक मुख्य क्रिया है। पतंग उड़ रही थी लेकिन वो तार से अटक गई। अब उड़ रही थी फिर तार से अटकी, हमने दो अलग उपभाग नहीं किए, हमने एक ही मुख्य क्रिया बनाई कि पतंग उड़ते उड़ते तार से अटक गई। इस प्रकार के वाक्य भी सरल वाक्य कहलाते हैं। चिड़िया थक कर पेड़ पर बैठ गई। अब आप देखेंगे इसमें भी चिड़िया थकी, उसके बाद वो पेड़ पर बैठी है, लेकिन हमने इस थकना और बैठना क्रिया को चिड़िया और पेड़ जैसे कर्ता के साथ जोड़ने के लिए मुख्य क्रिया के साथ जोड़कर एक ही क्रिया के अंदर इस वाक्य को संपूर्ण किया। चिड़िया थक कर पेड़ पर बैठ गई, यानी बैठ गई ये मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। तो इस प्रकार आप सरल वाक्यों के बारे में समझेंगे कि इन वाक्यों में आपको मुख्य क्रिया एक ही दिखाई देगी जो पूरे वाक्य को अपने साथ लेकर चलती है। जैसे पहले सेंटेंस में दो, फिर चलाई, फिर बनवाया, उसके बाद अटक गई और उसके बाद बैठ गई। ये हमारा हुआ सरल वाक्य। अब हम आते हैं वाक्य के अगले पार्ट पर, जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें क्रिया दो होती हैं, वाक्य दो उपभाग या उपवाक्यों में बट जाता है, और वह किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ता है। वाक्य संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें क्रिया दो होती हैं
और वाक्य के दो भी हो सकते हैं, कभी कभी ये 3 भी होते हैं। वाक्य के 2 या 3 उपभाग होते हैं और वह जो उपवाक्य होते हैं वो किसी न किसी योजक के द्वारा समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ते हैं। अब इसमें हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे यात्री बैठ गए, यहाँ वाक्य का एक उपभाग खत्म होता है और इसके साथ ये योजक जुड़ता है, ये समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ता है और दूसरा पार्ट आता है बस चल पड़ी। अब आप देखिएगा कि यात्री बैठ गए ये वाक्य का एक भाग है, बस चल पड़ी ये दूसरा भाग है और हमने इसे और समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जिससे ये एक पूरा सेंटेंस बना, यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। इस प्रकार के वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट, बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, ये एक पार्ट हुआ और इसलिए संयोजक लगाया हमने, इसलिए समुच्चय बोधक लगाया, इसलिए अंधेरा है, ये इसका दूसरा पार्ट है, अंधेरा है। ठीक है, तो बिजली नहीं है, अंधेरा है, इसको इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, तो ये हो गया नेक्स्ट वाक्य, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। अब हम लिखते हैं हम कार से चलेंगे। ये वाक्य का एक पार्ट, एक उपभाग, एक उपवाक्य, ताकि ये हमने समुच्चय बोधक जोड़ा ताकि समय पर पहुंच सके। तो आप देखेंगे कि वाक्य के 2 पार्ट थे, हम कार से चलेंगे, समय पर पहुंच सके, इसको हमने ताकि शब्द लगाकर, ताकि समुच्चय बोधक अव्यय लगाकर इसे हमने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। अब पतंग उड़ी, ये एक पार्ट है और तार से अटक गई, ये इसका दूसरा पार्ट है। जैसे हमने पिछले सेंटेंस सरल वाक्य में करा था कि पतंग उड़ते उड़ते तार में अटक गई, यानी उसमें अटक गई एक क्रिया थी जो मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रही थी और वो सरल वाक्य था। तब हमने पतंग उड़ते उड़ते तार से अटक गई एक ही क्रिया के अंदर उस वाक्य को जोड़ा था। अब हमने पतंग उड़ी एक अलग उपवाक्य बनाया, तार से अटक गई दूसरा उपवाक्य है और इन दोनों उपवाक्यों को और समुच्चय बोधक के साथ जोड़ दिया जिससे ये बन गया संयुक्त वाक्य। अब आते हैं हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, अब मिश्र वाक्य की अगर बात करें तो जिन वाक्यों में, इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में 2 उपवाक्य तो होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं जैसे सरल में भी थे, परंतु एक वाक्य मुख्य या प्रधान वाक्य होता है, मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और जो दूसरा उपवाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित यानी उस पर डिपेंडेड, उसका आश्रित उपवाक्य होता है।
इसमें भी 2 उपवाक्य मैंने बता दिया आपको कि 2 उपवाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव और इसलिए ताकि इन सब से जुड़े हुए थे, और मिश्र वाक्य में जो अवयव होते हैं वो भी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि संयुक्त में कौन कौन से अवयव काम करते हैं। संयुक्त में अवयव काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नीचे। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है और या अथवा इसलिए किंतु परंतु आजकल परंतु में हम लोग ऊपर बिंदु लगाते हैं, परंतु, क्योंकि, ताकि इत्यादि। ये हैं संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले समुच्चयबोधक अव्यय। मिश्र वाक्य में मैंने बताया कि जिन वाक्यों में 2 उपवाक्य होते हैं परंतु एक वाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हम समझते हैं, जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा। ये एक उपवाक्य है। अब ये जुड़ा है इस वाक्य से, जिसने जेब काटी थी। अब आप समझ रहे हैं कि सिपाही ने उस युवक को पीटा। अब इसमें ये एक कारण है कि उस युवक को किस लिए पीटा है, जिसने जेब काटी थी, क्योंकि उसने जेब काटी थी। तो आपका ये वाक्य पीटने की जो क्रिया हुई है ये आधारित है उस व्यक्ति के, उस युवक के जेब काटने की क्रिया पर। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है और इसमें हमने जिसने समुच्चय बोधक जहाँ लगाया है इस अवयव से इस सेंटेंस को जोड़ा है। तो जो शब्द जिसने, जिसे, जो, जिसमें, जहाँ, जब, तब, इस तरह से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द होंगे, शब्दों से जितने भी वाक्य स्टार्ट होंगे, आरंभ होंगे, वो सारे हमारे आश्रित वाक्य कहलाएंगे। चाहे वो आगे आए सेंटेंस के सबसे पहले और चाहे आए बाद में, लेकिन वह हमारे आश्रित उपवाक्य होंगे। अभी और उदाहरण लेते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा कि हमें सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो इसमें आपने देखा गांधी जी ने कहा, ये मेन वाक्य है, प्रधान वाक्य। अब उन्होंने जो बात कही, जो की लगकर स्टार्ट हुई कि हमें सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए, तो ये जो की से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। गांधी जी ने कहा, ये मुख्य उपवाक्य है। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, आज अशोक चक्रधर मुख्य अतिथि हैं, जो एक प्रसिद्ध कवि हैं।
आज अशोक चक्रधर मुख्य अतिथि हैं। ये हमारा मुख्य वाक्य था, प्रधान वाक्य था, प्रधान उपवाक्य। जो एक प्रसिद्ध कवि हैं तो उनको हमने बताया वो कौन है, तो वो हमारा आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक मुख्य वाक्य होता है जो किसी न किसी दूसरे वाक्य पर आधारित है, और वह दूसरा वाक्य हमारा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब जब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की थी कि समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं वो संयुक्त वाक्य में जो आते हैं वो ये हैं। अब हम बता रहे हैं कि जो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक, इसका आप ये भी समझ सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य को ढूंढने की पहचान क्या है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य को, आश्रित की पहचान, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये आपको आश्रित की पहचान या मिश्र वाक्य में प्रयुक्त समुच्चय बोधक, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, की से स्टार्ट हो सकते हैं। जिसने, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहां, जब, तब, तो, अगर, क्योंकि, परंतु, यदि, इत्यादि। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये वो समुच्चय बोधक हैं जो आश्रित वाक्यों की हमें पहचान कराते हैं, आश्रित उपवाक्यों की पहचान कराते हैं। तो इस प्रकार ये हो गए मिश्र वाक्य। अब अगला पार्ट हमारा है कि जो मिश्र वाक्य होते हैं वह भी अलग अलग भेद, उनके भी अलग अलग भेद हैं, और हम हमारे 10th के हिंदी कोर्स में उनकी भी पहचान होना, उनके बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो आश्रित उपवाक्य जिसके हमारे 3 भेद हैं। पहला आता है उसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य। पहला है इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो फर्स्ट है। अब जो दूसरा है वह है विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आप देखेंगे इसके बाद तीसरा है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इसमें भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं, ऐसे उपवाक्यों में आश्रित वाक्य का संबंध, आश्रित वाक्य का संबंध सीधा संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। क्योंकि जो मुख्य वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट यानी जो नाउन होता है या प्रोनाउन यूज होता है, संज्ञा या सर्वनाम, वह अपने जो दूसरे वाक्य यानी आश्रित वाक्य पर डिपेंड होता है।
तो उस समय आश्रित वाक्य का संबंध सीधा संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है, और ऐसे वाक्य जो हैं वह हमारे संज्ञा आश्रित वाक्य कहलाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये वाक्य या तो आपको किसी की समुच्चय बोधक के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, या फिर कोमा शब्द, आप कोमा जानते हैं इंग्लिश में, कोमा, तो या तो ये कोमा के साथ जुड़े होंगे। तो इसमें भी एक खास बात है कि जैसे मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ कि दादाजी कहते हैं कि मेरा पोता डॉक्टर बनेगा। जब आप इस तरह से दादाजी कहते हैं, ये मुख्य वाक्य है, कि समुच्चय बोधक के साथ आप उसे जोड़ देते हैं, मेरा पोता डॉक्टर बनेगा, तो ये आपका वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, मेरा पोता डॉक्टर बनेगा, फिर मैं कोमा लगा के कहती हूं दादाजी कहते हैं, तो आपने ये देखा कि मेरा जो आश्रित उपवाक्य था वह मेरा पहले हो गया, और कोमा लगकर जो मुख्य वाक्य था वो बाद में हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब आप आश्रित उपवाक्य को पहले लिखते हैं तो आप कोमा लगाते हैं, और मुख्य उपवाक्य को बाद में लिखते हैं। लेकिन जब आप की लगाते हैं और की से जोड़ते हैं तो आपका मुख्य वाक्य पहले होता है और आश्रित उपवाक्य बाद में होता है। ये भी इसकी एक पहचान है। और दूसरी पहचान, जो मेन पहचान है, वो तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं। इनको पहचानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वह वाक्य जिसका संबंध, वह आश्रित वाक्य जिसका संबंध सीधा संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है, पहला। फिर पहचान सबसे बड़ी कि वह की योजक से जुड़ा होगा और कोमा लगा होगा, ये दोनों इसकी पहचान है। अब मैं उसमें भी उदाहरण देके बता रही हूँ कि दादाजी कहते हैं, ये मुख्य वाक्य अगर पहले जुड़ा है और फिर की लगा है, मेरा पोता डॉक्टर बनेगा, तो की तभी लगता है जब प्रधान उपवाक्य पहले हो और आश्रित उपवाक्य बाद में हो। अगर आप कोमा लगाते हैं तो मेरा पोता डॉक्टर बनेगा, कोमा दादाजी कहते हैं, तो ये जो कोमा लगा है इसमें आश्रित उपवाक्य पहले आता है और प्रधान उपवाक्य बाद में आता है। तो इस तरह से ये आश्रित उपवाक्य का हमारे पास उदाहरण है जिसे आपने समझा। अब मैं आती हूँ विशेषण आश्रित उपवाक्य पर। अब जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं, आप जैसे समझ ही पा रहे हैं कि जिन आश्रित उपवाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हो, संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि एक ही प्रयुक्त होगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। आश्रित उपवाक्यों में विशेषता का पता चलता है